हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 18। इससे पहले इस कहानी के 17 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप तक आपने पढ़ा था, रुद्र ने मैसेज पढ़कर किट्टू को देखकर कहा कि जो हुक्म शहजादी, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ किचन में आना होगा। तो रुद्र ने अभी किट्टू को अपनी गोद में उठाया और वो किचन की तरफ उसे लेकर आने लगा। तो किट्टू अभी काफ़ी हैरानी से रुद्र को देखने लगती है। तो रुद्र ने कहा कि डोंट वरी, सब कोई सो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अब देखते हैं आगे। नील जब अवनी के कमरे में गया तो उसने देखा कि अवनी ने अभी अपने सारे कपड़े बेड पर फैलाकर रखे थे। अवनी कपड़े अरेंज कर रही थी। नील कमरे में आ गया तो अवनी को एकदम से महसूस हो गया कि वो नील ही है। और अवनी ने नील की तरफ बिना देखे ही कहा कि आइए आइए, आपका ही तो इंतज़ार था। तो नील के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। नील ने कहा कि सच्ची। तो नील अभी अवनी के बेड पर आकर लेट गया, जहाँ पहले से ही अवनी ने अपने कपड़े बिखार के रखे थे। तो अवनी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उसने नील का हाथ पकड़कर जोर से झटकते हुए उसे उठाकर कहा कि मुझे मेरे कपड़े अरेंज करने दीजिए। जाइए नील यहाँ से आप। तो नील ने अभी अवनी को चिढ़ते हुए देखकर कहा कि तुमने आज कपड़ों का बाजार क्यों लगा कर रखा है? वैसे ये अपने सारे कपड़े पहनती कब हो तुम? मैं तो तुम्हें हमेशा बस लोवर और टी शर्ट में ही देखता हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं आऊँगा, इसीलिए तुमने जानबूझकर ये सब फैला कर रखा है ना। नील अवनी के कपड़ों को साइड करके बेड पर आकर लेट गया। तो नील ने अभी अवनी के ऊपर पार्ट का इनर उठाते हुए कहा कि अवनी ये क्या है? तो अवनी ने अभी झटके से नील के हाथ से वो छीन कर कहा कि तमीज नहीं है आपको? ऐसे कैसे आप किसी लड़के के सामने कर सकते हैं? नील के फेस पर एक स्माइल आ गई। तो नील ने अभी थोड़ी देर बाद अवनी के लोअर पार्ट के इनर को उठाते हुए कहा कि और ये क्या है अवनी? तो अवनी ने अभी नील से अपनी इनर छीनते हुए कहा कि नील, आप कुछ ज़्यादा ही बेशर्म हो गए हैं। छोड़ो इसे। कैसे आप इन कपड़ों को टच कर सकते हैं? जैसे आपको नहीं पता क्या कि ये क्या है और उस रात क्या हुआ था? इतना बोलकर अवनी चुप हो गई। तो उसके चेहरे पर अभी थोड़ी सी उदासी आ गई। तो नील ने अभी अवनी का हाथ पकड़कर खींचा और अवनी नील के ऊपर आ जाती है। तो नील ने अभी करवट लेकर अवनी को अपने नीचे कर लिया। तो नील अभी अवनी के चेहरे पर अपना हाथ रख कर कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है तुम्हारे साथ, बहुत ही ज़्यादा गलत। मैंने ये भी कहा था कि तुम कहोगी तो मैं खुद को जान से भी मार लूँगा अवनी, लेकिन मुझसे तुम्हारी उदासी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती है। तुम ये अच्छे से जानती हो, तुम मुझे जो सज़ा देना चाहती हो तुम दे सकती हो। जो कहोगी मैं वही करूँगा, बस तुम उदास बिल्कुल भी मत रहा करो। तो अवनी की आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं। तो अवनी ने कहा कि हटो नील, मुझे काम करना है। तो नील ने कहा कि नहीं हटूंगा। क्यों? क्यों हटूं मैं, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुम इतना ज़्यादा उदास क्यों हो? क्या हुआ है बताओ मुझे अवनी। तो सुबह तो तुम बिल्कुल ठीक थी, तो अभी तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तब अभी अवनी की आंखों में एक आंसू बहता है। तो अवनी ने कहा कि मैंने मेरे पीरियड्स मिस कर दिए हैं। तो नील ने काफ़ी हैरानी से कहा। तो अभी अवनी ने उसे देखते हुए कहा कि तो यह है कि मैं भी आई एम प्रेग्नेंट। तो नील एकदम से शॉक्ड से उठकर वहां से जाने लगा। तो अवनी ने अपने दोनों हाथों से नील का हाथ पकड़कर पूछा, अब कहाँ जा रहे हो जनाब? तो नील ने कहा कि वो दादी से मिलने के लिए। तो अवनी ने पूछा कि इस टाइम क्यों? तो नील ने कहा कि दादी से कह दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मुझे तुमसे शादी करनी है। अवनी ने कहा कि ऐसे कहोगे आप उनसे जाकर? दादी अभी आपसे 10 सवाल पूछेंगी तो क्या जवाब दोगे आप उन्हें? तो नील ने कहा कि वही वही कहूंगा जो सच है। बता दूंगा उन्हें कि मैं कितना बड़ा जानवर हूँ। मैंने उनकी नाजुक सी अवनी के साथ कितना कुछ कर दिया है और उसे इस हालत में पहुंचा दिया है। तो अवनी ने अभी नील का हाथ नहीं छोड़ा था। तो अवनी ने नील को अभी सोफे पर बैठाते हुए कहा कि आप यहाँ पर बैठिए और रिलैक्स हो जाइए, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अवनी ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा कि आपको मुझे संभालना चाहिए, लेकिन मुझे आपको संभालना पड़ता है। क्या करूँ मैं आपका? नील अभी भी काफ़ी ज़्यादा उदास बैठा हुआ था। तो अवनी अभी टेंशन में नील के सामने चक्कर लगा रही थी।
अवनी ने कहा कि नील, आप ऐसे उदास होते हैं ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और ना ही मुझे आप ऐसे अच्छे लगते हैं। मैंने आपको माफ़ कर तो दिया है ना, फिर भी आप अपने आप को एकदम से ब्लेम कर के रहे हैं। आपने तो वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था ना, कितनी बार समझाऊं मैं आपको। नील ने गहरी सांस लेकर कहा कि तुम्हारे माफ़ करने से मेरी गलती कम नहीं होती है अवनी। गलती तो गलती होती है ना, मानो या फिर ना मानो, मैंने तुम्हारे साथ गलत तो किया है और वो भी बहुत ज़्यादा गलत। तुम मुझे प्यार करती हो इसीलिए तुमने मेरी गलती को माफ़ कर दिया है अवनी, लेकिन मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। तभी नील ने अभी एक नज़र अवनी को देखा तो अवनी के बैक सूट पर रेड रेड कलर के डॉट लगे हुए थे। तो नील ने एकदम से हैरानी से कहा कि अवनी, शायद तुम्हें पीरियड्स हो गए हैं। तो अवनी ने अभी खुद को मिरर से देखा तो वो 100 की स्पीड से बाथरूम में भागकर चली गई। इधर रुद्र किट्टू को गोद में लेकर किचन में आ गया और किचन की स्लैब पर उसे बैठा दिया। तो किट्टू भी बड़े ही आराम से अलती पलती मारकर वहां पर बैठी हुई थी और रुद्र को खाना बनाते हुए देख रही थी। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर एक स्माइल पास की और कहने लगा, खरगोश, ऐसे देखोगी तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा और मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो किट्टू ने अभी थोड़ा गुस्से से रुद्र को देखा तो रुद्र ने फिर से एक मुस्कुराहट के साथ कहा, गुस्से से देखोगी तो भी कंट्रोल नहीं करूंगा, समझी ना। तो किट्टू ने अभी रुद्र की तरफ से अपना मुंह गुस्से से फेर लिया। तो रुद्र ने फिर से अभी एक स्माइल के साथ कहा कि मुंह फेर लोगी तो भी नहीं, तब तो मैं लिमिट ही क्रॉस कर दूंगा। तो किट्टू ने हैरानी से रुद्र को देखा, जैसे पूछना चाह रही हो तो मैं क्या करूं, तुम ही बता दो। तो रुद्र ने अपना माथा किट्टू के माथे पर लगाकर कहा कि बस तुम खुश रहो, हंसती मुस्कुराती रहो। इतना कहकर रुद्र ने किट्टू के माथे को किस कर दिया और फिर रुद्र किट्टू के होठों की तरफ धीरे से झुक रहा था कि रुद्र किट्टू को अभी लिप किस कर पाता। उससे पहले ही दोनों को अजीब सी खुशबू आई। तो रुद्र ने कहा कि ओह, मेरे चावल तो जल गए। तो रुद्र जल्दी से अभी गैस के पास चला गया और किट्टू जोर जोर से हंसने लगी। तो निहाल भी अभी गार्डन में बैठा हुआ था और अपने फोन के साथ टाइम पास कर रहा था। तभी गार्डन में घूमता हुआ शुभ आ जाता है। शुभ ने निहाल को देखा और हैरानी से पूछा, भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो निहाल ने कहा कि दो मजनू ऊपर गए हैं, उन्हीं को वेट कर रहा हूँ, और क्या यार। तो शुभ ने कहा कि अगर दादी को पता चल गया ना, तो निहाल ने कहा कि तो मैं भाग जाऊंगा और वो दोनों ही पीटेंगे। शुभ ने कहा कि निहाल भैया, वैसे तुम्हारी कबूतरी कैसी है। तो निहाल ने अभी शुभ को घूर कर देखा और फिर एक स्माइल के साथ कहा कि बहुत ही सुंदर। शुभ को अब निहाल को छेड़ने का मौका नहीं मिला था। तो शुभ ने कहा कि भैया यहाँ कहाँ वेट कर रहे हैं आप चलिए मेरे साथ मेरे कमरे में। तो निहाल अभी शुभ के कमरे में चला गया और निहाल शुभ के कमरे में बैठ गया और मन ही मन कहने लगा कि जाना था नव्या के कमरे में और आ गया यहाँ शुभ के कमरे में। तभी नव्या शुभ के कमरे में धनधनाती हुई आ जाती है और बोली, शुभ मुझे ना अपना लैपटॉप दिखा दो प्लीज़। नव्या की नज़र अभी निहाल पर पड़ती है तो उसने हैरानी से कहा कि निहाल जी, आप यहाँ, दादी को पता है। शुभ ने कहा कि निहाल भैया क्या, अवनी के कमरे में नील भैया और किट्टू के कमरे में रुद्र भैया भी तो है। तो नव्या ने अभी कमेंट पास करते हुए कहा कि अच्छा, तो राम लक्ष्मण और हनुमान सीता मैया से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो निहाल ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। नव्या भी शुभ के कमरे में बैठ गई और वो तीनों ही आपस में बातें करने लगे। तो निहाल ने कहा कि दिशा कहाँ पर है। तो नव्या ने कहा कि वो ना मेरे कमरे में है, तो अकेले में बहुत ज़्यादा डरती है, इसीलिए दादी ने उसे मेरे साथ रहने के लिए कहा है और उसे भी मैं बुलाकर लेकर आती हूँ। वो भी हम सबके साथ बैठ जाएगी ना, तो उसका भी मन बहल जाएगा। तभी थोड़ी देर में नव्या दिशा को बुलाकर लेकर आ जाती है। निहाल ने दिशा को एक स्माइल पास की और दिशा ने भी निहाल को। तो चारों अभी बातें कर रहे थे, लेकिन दिशा जो चुपचाप से बैठकर उनकी बातें सुन रही थी। तभी शुभ ने कहा कि यार अब तो भूख लग रही है, नव्या जा कुछ बनाकर लेकर आना प्लीज। तो नव्या ने अभी हंसते हुए कहा कि किचन में तो रुद्र भाई भाभी के लिए फ्राइड राइस बना रहे हैं, जो थोड़े से उनसे मांग भी रहे हैं। ये सुनकर शुभ की आंखें अभी और भी ज्यादा बड़ी हो गई और उसने कहा कि रुद्र भाई किचन में, क्या मजाक कर रही हो तुम, मुझे नहीं लगता। तभी निहाल ने कहा कि नहीं, मजाक नहीं कर रही है, सच कह रही है, रुद्र किचन में ही होगा और किट्टू के लिए फ्राइड राइस बना रहा होगा। अवनी चेंज कर कर अभी बाहर आई तो नील अभी बालकनी में उदास खड़ा चांद को निहार रहा था। अवनी ने जाकर पीछे से नील को अपने गले लगा लिया। तो अभी अवनी
अब थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गई थी। अवनी ने धीरे से कहा कि आई लव यू नील, अवनी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। नील ने अभी कोई भी रिएक्शन नहीं किया तो अवनी ने कहा कि क्या हुआ नील, अभी भी आपका मूड खराब है क्या? देखो मेरी तरफ देखो प्लीज़। तो अवनी ने नील को थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाया तो नील की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसकी वजह से उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई थी। तो अवनी को अगले ही पल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। अवनी ने नील का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाते हुए खुद अपने घुटने के बल बैठ गई और फिर अवनी ने नील की आंखों से आंसू को साफ करते हुए कहा कि क्या आपको हो क्या है नील, नील आप प्लीज़ ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते क्या हैं आप मुझसे? प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती हूँ। आप ये सब क्यों नहीं सोचते हैं कि जो हमारे बीच शादी के बाद होता वो सब पहले हो गया और कुछ भी नहीं है। आप खुद को इतना ज़्यादा ब्लेम क्यों करते हैं? तो अवनी ने अभी अगले ही पल अपने दोनों हाथों से नील के चेहरे को अपने हाथों में लिया और एक सेकंड में नील का पूरा चेहरा चूम डाला। तो ऐसा करने से नील के चेहरे पर अभी एक हल्की सी मीठी सी मुस्कान आ गई थी। नील ने धीरे से कहा कि अवनी होठ तो रह ही गए हैं ना। तो नील की बात सुनकर अवनी एकदम से शर्मा गई और उसने उठते हुए कहा मुझे ना अपने कपड़े अरेंज करने हैं। तो अवनी अभी पूरी तरह से उठ पाती उससे पहले ही नील ने अवनी का हाथ अपने हाथों में पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे अवनी नील की गोद में जाकर गिर गई। तो अवनी शर्म के मारे अभी नील को देख ही नहीं रही थी और नील तो बस अभी अवनी को ही देखे जा रहा था। नील ने मन ही मन सोच रहा था कि अवनी मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती है और उसने मेरी इतनी बड़ी गलती को भी इतने आराम से माफ़ कर दिया। शायद ही कोई मुझे इतना प्यार कर पाता। मैं अवनी को कभी खुद से दूर नहीं करूँगा। नील ने अपना गाल अवनी के गाल पर रब करते हुए कहा कि होठ रह गए हैं अवनी। तो अवनी ने शर्म के मारे नील की तरफ देखा ही नहीं। तो नील ने फिर से धीरे से कहा कि अवनी सुनो ना, अभी होंठ रह गए हैं। तो अवनी ने अभी भी कुछ नहीं कहा और वो बस नज़र झुकाए नील की गोद में बैठी रही। नील ने फिर से धीरे से कहा कि अवनी मैं खुद ही किस कर लूँ क्या? तो अवनी ने अभी भी कुछ नहीं कहा। तो नील ने एक मीठी सी मुस्कान देकर अपने होंठ अवनी की गर्दन पर रख दिए और अवनी के मुंह से एक गहरी सांस निकल गई। तो नील ने अभी अवनी की गर्दन को सक करना स्टार्ट कर दिया। तो अवनी ने भी अपने हाथ नील की गर्दन पर लपेट दिए। थोड़ी देर गर्दन को सक करने के बाद नील अभी अवनी के होठों को किस करने लगता है। तो नील ने अभी बिना किस ब्रेक किए ही अवनी को गोदी से उठाकर खड़ा कर दिया और उसे बेड पर लेकर आ गया। तो नील ने अवनी को अभी बेड पर लेटा दिया और उन दोनों की किस अभी भी कंटिन्यू ही थी। नील ने 10 मिनट के बाद अवनी के होठों को छोड़ दिया और अवनी अभी लंबी लंबी सांसें ले रही थी और नील के चेहरे पर अभी काफ़ी अच्छी गहरी मुस्कान थी। तो नील ने अभी अवनी की टी शर्ट का गला नीचे करने लगा। तो अवनी ने अभी नील का हाथ पकड़ लिया और अपनी गर्दन नाक में हिला दी। तो नील ने अभी अवनी का हाथ पकड़कर उसे बेड से लगाकर कहा कि जो मेरा है उसे तो मैं लेकर ही रहूँगा, तुम मुझे चाहकर भी नहीं रोक सकती। नील ने अवनी की टी शर्ट नीचे की और अपने होठ अवनी के सीने पर बने हुए टैटू पर रख दिए। तो नील अभी बड़े ही प्यार से अपने नाम का टैटू सक कर रहा था और अवनी की सिसकियाँ निकल रही थी। तो नील ने अभी अवनी के हाथों को पकड़ा हुआ था और टैटू सक किए जा रहा था। तो अवनी अभी सिसकियाँ काफ़ी तेज तेज ले रही थी और अपनी हील्स बेड पर रगड़ रही थी। तभी अवनी से अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो अपने हाथों को नील के हाथों से छुड़ाना चाहती थी, लेकिन नील तो उसके हाथों को छोड़ ही नहीं रहा था। वो तो बस कंटिन्यू अपनी हील्स बेड पर रगड़े रही थी, लेकिन फिर भी नील ने अभी भी उसके टैटू को सक करना नहीं छोड़ा। तो अवनी से अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसने भारी आवाज़ में कहा कि नील, नील प्लीज़ छोड़ दीजिए। नहीं नील प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो नील ने अभी धीरे से अपने होंठ टैटू से हटाए और अवनी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। नील अब बारी बारी से अवनी के लोअर लिप पर किस कर रहा था और सक किए जा रहा था। तो अवनी भी अभी काफ़ी ज़्यादा मदहोश हो रही थी। तो 7 मिनट के बाद नील ने अवनी के होंठों को छोड़ा और अवनी ने अभी गहरी सांस लेकर कहा कि नील अब तो छोड़ दीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़ नील, अब नहीं, अब छोड़ दीजिए हमें। तो नील ने अभी अवनी की कंडीशन समझ ली थी और फिर नील ने अवनी के माथे पर छोटी सी किस किया और उसके बराबर में आकर लेटकर उसे छोड़ दिया। तो अवनी को भी उसने अपने ऊपर लेटा लिया था। अब जाकर अवनी के अंदर थोड़ी सी सांस आई थी और उसके
दिल में थोड़ा सा सुकून भी भर गया था। नील ने कहा कि आई एम सॉरी अवनी, उस रात के लिए प्लीज़ हमें फिर से माफ़ कर दो। अवनी ने अपनी भारी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा कि नील, आपकी ज़बरदस्ती तो मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन आपका प्यार अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज़, कैसे बर्दाश्त करूँगी मैं आपका प्यार। नील ने अभी एक मीठी मुस्कान के साथ अवनी की कमर को रब करते हुए कहा कि क्या हुआ अवनी, ऐसे क्यों बोल रही हो? अभी तो बस 2 ही किस की हैं मैंने, तो अभी से ही ये हाल है तुम्हारा, आगे कुछ करूँगा तो नील ने अभी इतना ही कहा था कि अवनी ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और धीरे से कहा कि आगे कुछ करेंगे तो मैं तो मर ही जाऊंगी ना, तो आपको मैं कुछ भी नहीं करने देने वाली, समझे आप। ये सुनते ही नील अभी अवनी को फिर से अपने नीचे लेकर आ गया और उसके बिल्कुल करीब जाकर बोला, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा अवनी, बिल्कुल भी नहीं। तुम मर गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो हमेशा तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जोन में रखूंगा। तो नील ने अभी अवनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने सीने पर रखते हुए कहा कि मैं तुम्हें हमेशा यहाँ पर रखूंगा, समझी तुम। अपने दिल में नील ने फिर से अवनी को अभी किस करने के लिए थोड़ा सा झुकता है, तो अभी अवनी अपने होठों पर हाथ रखकर बोलती है कि प्लीज़ नील, नहीं अब नहीं। तो नील ने कहा कि एक और प्लीज़। तो नील ने भी धीरे से अवनी का हाथ उसके होठों से हटाया और अपने होठ अवनी के होठ पर रख दिए। नील बहुत ही प्यार से अभी अवनी को किस कर रहा था, तो नील अभी अवनी के होठों से किस करता हुआ उसकी गर्दन पर धीरे धीरे आने लगा था। फिर से उसने अवनी के टी शर्ट को कंधे से सरकाया और उसके कंधों पर किस करने लगा। धीरे धीरे नील अभी अवनी के कॉलर बोन तक आ गया था। तभी अवनी की सिसकियाँ फिर से निकल रही थी, तो अवनी ने फिर से धीरे से कहा कि नील, नील प्लीज़ छोड़ दीजिए, आप फिर से वही सब कर रहे हैं, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए हमें। तो नील ने अभी अवनी को छोड़ दिया और फिर उसे अपने ऊपर लिटा लिया। तो शुभ का कमरा अभी शुभ ने कहा कि अब क्या ही कर सकते हैं, चलो कुछ नहीं तो कार्ड से ही खेल लेते हैं। तो निहाल और नव्या ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी नव्या ने दिशा को देखकर कहा कि दिशा, तुम्हें कार्ड्स खेलने आते हैं क्या? तो दिशा ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। तो शुभ ने दिशा का मजाक बनाते हुए कहा कि तो तुम्हें कौन सा गेम खेलना आता है, ज़रा हमें भी तो बता दो। तभी दिशा भी शुभ के सवाल से थोड़ा सा घबरा गई थी। वैसे भी दिशा कभी भी किसी के साथ ऐसे घुल मिल कर नहीं रही थी, कभी भी वो अनाथ आश्रम से बाहर नहीं गई थी और अब इतना बड़ा सा घर देखकर दिशा को और भी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। दिशा ने धीरे से और हकलाते हुए कहा कि जी जी वो हमें पकड़म पकड़ाई और आंख मिचोली, पिट्टू और खो खो, इमली, ये सारे गेम खेलने आते हैं। तो दिशा की बात सुनकर अभी शुभ जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि शुभ ने आज तक इन खेलों के नाम भी नहीं सुने थे। आज से पहले कभी भी शुभ ने ये गेम नहीं खेले थे। तभी शुभ के हंसने से दिशा और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगी और उसकी आंखें एकदम से नम हो गई, लेकिन उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल कर लिया। तभी निहाल और नव्या दिशा को ही नोटिस कर रहे थे। नव्या ने थोड़ा सा गुस्से में शुभ के बाजुओं को मारते हुए कहा कि इतना क्या हंस रहा है तू, तूने ये नाम नहीं सुने हैं तो मतलब तूने ये नाम नहीं सुने मतलब तेरे अंदर ज्ञान ही कम है, समझा ना, तो अपनी नॉलेज को गेन कर। शुभ अभी भी जोर जोर से हंस रहा था। तो निहाल ने अभी शुभ को घूर कर देखा तो शुभ एकदम से चुप हो गया। तो निहाल ने भी दिशा को देखकर कहा कि ये पागल है, इसकी बातों का बुरा मत मानना दिशा, ये तो बस सबके साथ ऐसे ही मजाक करता है, सारा दिन बस लैपटॉप में ही घुसा रहता ना है, इसीलिए इसे पता नहीं है कि हाथ पैर चलाने वाले गेम भी होते हैं जो बड़े ही अच्छे होते हैं। नव्या ने भी दिशा के गाल पर हाथ रखकर कहा कि ये हमारे घर का सबसे बड़ा पागल है, इससे बड़ा पागल कोई दुनिया में नहीं होगा, तुम इसकी साइड से बिल्कुल भी परेशान मत होना, अगर ये तुझे कुछ भी कहे ना तो सीधा दादी से शिकायत कर देना, फिर देख लेना कि दादी इसे कैसे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगी। शुभ ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा कि तो अब क्या खेलें, तुम ही लोग बता दो। नव्या ने कहा कि हम बॉटल घुमाते हैं, जिस पर जो आएगा वो सच बोलेगा। ओके, तो निहाल और शुभ भी दोनों ही इस बात के लिए अग्री हो गए और अगले ही पल बोतल घुमाने लगे। तो बोतल का पहला पॉइंट शुभ की तरफ ही गया था। तो नव्या ने अभी शुभ से पूछा कि तेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं, बता सच सच। तो शुभ ने कहा कि हाँ है ना। तो नव्या ने कहा कि दादी
दीदी से कब मिलवा रहा है। तो शुभ ने थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा कि एक क्वेश्चन की बात हुई थी ना, तो उसका आंसर मिल गया है, अब दोबारा बोतल घुमाओ, समझी। तो शुभ ने अभी बोतल दोबारा से घुमाई तो इस बार बोतल का निशाना नव्या की तरफ पॉइंट हुआ था। तो शुभ ने भी थोड़ा घमंड से कहा कि नव्या बता, तेरे लिए चिंपैंजी मैं देखूं या फिर तूने ही कोई बंदर ढूंढ रखा है। तो नव्या भी शुभ का मारने के लिए पीछे पीछे भागने लगती है, तो और शुभ आगे आगे भागने लगा। निहाल उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा हंस रहा था और दिशा भी चुपचाप से सहमी हुई सी बैठी हुई थी। फाइनली निहाल ने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे बैठाते हुए कहा कि बस बस बहुत हो गया, अब बैठ जाओ, गेम को कंटिन्यू करते हैं। तो इस बार बोतल निहाल की तरफ पॉइंट हुई थी। तभी नव्या ने भी दिशा से कहा कि दिशा, तुम्हें निहाल जी से कुछ पूछना है तो तुम पूछ लो। तो दिशा ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं पूछना है निहाल जी से। शुभ ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि कुछ तो पूछना ही होगा ना दिशा, कुछ भी पूछ लो तुम निहाल से, तो निहाल भैया सारे सवालों का जवाब अच्छे से दे देते हैं, है ना भैया। तो दिशा ने अभी थोड़े सा हिम्मत करते हुए हकलाते हुए कहा कि निहाल भैया, क्या आप मुझे कल अनाथ आश्रम छोड़कर आएंगे। तो दिशा के मुंह से ये सवाल सुनकर निहाल, शुभ और नव्या फिर से हंसने लगे और फिर उसने निहाल को देखकर कहा कि निहाल भैया, क्या आप कल दिशा को अनाथ आश्रम छोड़कर आएंगे, जरा बता दीजिए। तो शुभ के ऐसे हंसने से दिशा और भी ज्यादा सहम गई थी और निहाल और नव्या ने फिर से शुभ को घूर कर देखकर कहा कि, और शुभ ने अपनी हंसी फिर से कंट्रोल कर ली। तो निहाल ने अभी थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा कि तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है क्या दिशा, जो तुम वापस से वहाँ अनाथ आश्रम में जाना चाहती हो, यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें, तो हमें बताओ, हम उसे सॉल्व करेंगे। तो दिशा ने अभी नम आंखों से कहा कि नहीं नहीं, बस बस हमें यहाँ से जाना है। तो नव्या ने गुस्से से शुभ को देखा और शुभ की हंसी अभी भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो निहाल ने कहा कि कुछ दिन यहाँ पर रुक जाओ ना दिशा, फिर हम तुम्हें छोड़कर वहाँ पर आ जाएंगे। तो दिशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। बोतल दोबारा से घूमी और इस बार दिशा पर पॉइंट हुई थी। तो निहाल ने दिशा से पूछा कि तुम्हारे गले में ये चैन बचपन से ही है क्या। तो शुभ ने अभी बीच में ही हंसते हुए कहा कि हाँ दिशा, या फिर ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें गिफ्ट दिया है, सच में ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। अब तो निहाल और नव्या ने अपने सर पर अपना हाथ रख लिया, जैसे कह रहे हो कि शुभ ये कभी भी नहीं सुधरने वाला, क्या करें हम इसका। तभी दिशा ने थोड़ा सा हकलाते हुए कहा कि निहाल भैया, ये मेरे मम्मी पापा ने दी है, ये बचपन से ही मेरे पास है और किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया है हमें कभी भी। ये सुनकर शुभ और भी ज़्यादा हंसने लगा और कहने लगा कि मम्मी पापा, अच्छा तो दिशा तुम हकलाती हो, जरा ये बता दो कि तुम हकलाती क्यों हो। अब तो दिशा से कुछ भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके आंसू बहने लगे और वो वहाँ से चुपचाप से खड़ी होकर नव्या के कमरे में चली गई। उसके जाते ही नव्या ने शुभ को मारना शुरू कर दिया और शुभ हंस रहा था और नव्या उसे मारी जा रही थी। तभी निहाल ने नव्या को पीछे से पकड़ लिया और निहाल की गर्म सांसें नव्या की गर्दन पर पड़ती हैं तो एक सेकंड के लिए नव्या की शरीर में एकदम से सिरहन दौड़ गई और उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा कि देखा आपने निहाल जी, आपने देखा ना कि ये कैसे दिशा को परेशान कर रहा था, उसको कितना ज़्यादा इसने परेशान किया है, अब इसकी शिकायत ज़रूर करूंगी दादी से। तभी दिशा जब कमरे में जा रही थी तो रुद्र ने उसे किचन से देख लिया था। रुद्र ने राइस प्लेट में सर्व किए ही थे कि तभी शुभ ने एक कटोरी पास करते हुए कहा कि भैया थोड़े से जरा इसमें भी डाल दो, मैं भी खा लूँगा। तो रुद्र ने अभी किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू ने अभी पलकें झपकाई जैसे कह रही हो कि हाँ डाल दो। तो शुभ ने अभी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा कि अच्छा, होम मिनिस्टर से परमिशन लेकर ही डालेंगे आप। तो रुद्र ने अभी शुभ को गुस्से से देखा और फिर थोड़ी सी राइस शुभ को दे दिए। तभी थोड़ी देर के बाद नव्या ने भी एक कटोरी पास करते हुए कहा कि भैया भैया ज़रा थोड़े से राइस इसमें भी डाल दीजिए। तो रुद्र ने अभी थोड़े से उसमें भी दे दिए। तो निहाल भी अभी किचन में आ गया था और फिर निहाल ने भी कहा कि जब सबको बांटा जा रहा है तो मुझे भी चखाई दो कि कैसा बना है। तो रुद्र ने अभी थोड़े से निहाल को भी राइस दिए। तभी तीनों राइस खाने लगे और रुद्र तीनों को घूर रहा था। तो किट्टू भी अभी इस लैंप पर बैठी उन तीनों को ही देख रही थी। रुद्र ने नव्या को देखकर कहा कि नव्या दिशा को अपने जैसा ही बना दो ना। शुभ ने हंसते हुए कहा कि
अपने जैसा मतलब नालायक। तभी नव्या ने शुभ की कमर पर अपना एक पंच मारा। तभी रुद्र ने हाथ बांध कर नव्या को देखते हुए कहा कि नव्या, दिशा के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करो, उसका ड्रेसिंग सेंस सुधारो। वो और किट्टू दोनों ही कल से कॉलेज जाएंगी, ठीक है? ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो दोनों ही अपनी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगी। रुद्र ने फिर से शुभ को देखकर कहा, कल तुम दोनों का एडमिशन करा देना, समझे ना? और हाँ, कल से तुम ऑफिस आ रहे हो, कोई भी बहानेबाजी नहीं चाहिए मुझे। कल तुम ऑफिस में मुझे मिलना। तो शुभ ने कहा कि भैया, मैं तो अभी 22 साल का भी नहीं हुआ हूँ और आप कह रहे हो कि मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। तो निहाल ने अभी राइस खाते हुए कहा कि रुद्र तो 17 साल का था तब इसने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, तो तू तो फिर भी अभी 22 साल का होने वाला है ना? तो रुद्र ने अभी नव्या की तरफ देख कर कहा कि और तुमने क्या सोचा है, अब क्या करोगी नव्या? तो नव्या ने कहा कि मैं भी ऑफिस ज्वाइन करूंगी भैया। ये सुनकर निहाल तो एकदम से खुशी से पागल हो गया था। तो रुद्र ने कहा कि नहीं, तुम अभी अपनी मास्टर कंप्लीट करो। शुभ ने हंसते हुए कहा कि भैया, लेकिन उसके लिए तो नव्या को पढ़ना पड़ेगा ना? तो नव्या के अभी बस की नहीं है ये सारी चीज़ें। और हाँ, अगर इसने गलती से भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया तो बिजनेस तो डूबने ही वाला है। अब तो नव्या ने थोड़ा सा शुभ का गला पकड़ कर कहा कि नव्या ने शुभ का गला दबाते हुए कहा कि देख, मार डालूंगी तुझे अगर तूने ऐसा किया। देखा ना अपने भैया कितना ज़्यादा बोलता है, ये बहुत ज़्यादा बोलने लगा है। आज तो मैं इसे जान से मार कर ही रहूंगी। तो रुद्र ने अभी मुस्कुराते हुए नव्या का हाथ पकड़कर शुभ के गाल से हटाया और सब बातें ही कर रहे थे कि तभी नील भी वहां पर आ गया। नील ने देखा कि सब राइस खा रहे थे तो नील अभी किचन में गया और बोला, दादी आ गई, दादी आ गई। सब छुप गए, लेकिन नील ने अभी मौके का फायदा उठाया और जल्दी से रुद्र के राइस की प्लेट लेकर ऊपर जाने लगा। और थोड़ी देर बाद सबने देखा तो दादी वहां पर नहीं आई थी। रुद्र ने नोटिस किया कि नील उसकी राइस की प्लेट उठाकर लेकर भाग गया है। तभी रुद्र ने अपने दोनों हाथ गुस्से से अपनी कमर पर रख लिए, जैसे कह रहा हो कि यार, अब मैं क्या खाऊंगा, ये तो पूरी प्लेट ही लेकर भाग गया। रुद्र को देखकर अभी सब ज्यादा हंसने लगते हैं। किट्टू की तो हंसी रुक ही नहीं रही थी। किट्टू को हंसता हुआ देखकर रुद्र का गुस्सा एक सेकंड में ही छूमंतर हो गया। रुद्र को गुस्से में देखकर अभी सब ने धीरे धीरे से अपनी कटोरी किचन में रखी और वहां से निकल गए। तो रुद्र ने अभी किट्टू की तरफ देखकर कहा कि तो अब हम क्या खाएंगे? तो किट्टू ने अभी फ्रिज में से आइसक्रीम निकालते हुए पलकें झपका दी। तो रुद्र ने किट्टू के हाथ से आइसक्रीम ली और उसके कान में धीरे से बोला कि हाँ, लेकिन मेरे तरीके से खाएंगे हम। ये सुनकर किट्टू का चेहरा भी लाल हो गया और अगले ही पल रुद्र ने किट्टू को अपने गोद में उठा लिया और दोनों ही अपने कमरे में आ गए। तो रुद्र अभी सोफे पर बैठा था और किट्टू रुद्र की गोद में। रुद्र ने आइसक्रीम किट्टू के होंठों पर लगाई और उसे सक कर लिया। तो रुद्र के ऐसा करने से किट्टू को अभी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी शर्म को झटकाते हुए रुद्र को गुस्से में देखा और फिर जैसे कहना चाहती हो कि मैंने आपको माफ़ नहीं किया है। तो रुद्र ने अभी आइसक्रीम किट्टू के गाल पर लगाई और फिर उसे सक कर लिया। तो रुद्र ने अभी धीरे से कहा कि अब तो मुझे तुम्हारी माफ़ी चाहिए ही नहीं, जो चाहिए है वो तो मैं लेकर ही रहूँगा। तो किट्टू ने फिर से रुद्र को गुस्से में देखा और रुद्र ने आइसक्रीम किट्टू की चीन पर लगाई और उसे भी सक कर लिया। रुद्र ने कहा कि तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी नाराज़गी दोनों पे ही मुझे प्यार आता है, पर मैं क्या करूं? तो इसीलिए गुस्सा मत किया करो, वरना रुद्र यहाँ पर नहीं रुकेगा। किट्टू गुस्से में अभी रुद्र की गोद से उठकर बालकनी में चली गई। तो रुद्र ने पीछे से जाकर किट्टू को गले लगा लिया। रुद्र ने अपनी गर्म सांसें किट्टू की गर्दन पर छोड़ दी। तो रुद्र के ऐसा करने से किट्टू की बॉडी में एकदम से हलचल होने लगती है, लेकिन उसने अपने आप को जल्दी से कंट्रोल कर लिया। तो रुद्र ने अभी किट्टू की टी शर्ट का गला थोड़ा कंधे तक ही सरकाया था और रुद्र ने किट्टू के कंधे पर अपनी आइसक्रीम लगाकर उसे भी सक करने लगा। अब तो किट्टू से बर्दाश्त ही नहीं हुआ और उसने झटके से पलटकर रुद्र को गले लगा लिया और किट्टू के ऐसा करने से रुद्र के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई और रुद्र का एक हाथ किट्टू की कमर पर था और एक हाथ किट्टू के सिर पर था और वो धीरे धीरे से उसके बालों को सहला रहा था, जैसे उसे शांत करने की कोशिश कर रहा हो। तभी रुद्र ने किट्टू को कसकर अपने गले लगा लिया और थोड़ा सा उसे ऊपर उठाकर घुमा दिया। तो थोड़ी देर बाद रुद्र ने उसे बेड पर लेटा दिया और किट्टू उसके नीचे थी और वो उसके ऊपर। उसने अपना माथा किट्टू के माथे से लगाकर
कहा कि प्लीज़ माफ़ कर दो। तो किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र एक मुस्कुराहट के साथ अपना गाल किट्टू के गाल पर लगाते हुए बोला कि कितना झूठ बोलती हो खरगोश। किट्टू को तो शर्म आ रही थी, इसीलिए उसने रुद्र की तरफ देखा ही नहीं। तो रुद्र अभी किट्टू को उठाकर बेड पर ले गया और उसे अपने ऊपर लेटाकर उसकी कमर को सहलाने लगा। थोड़ी देर में ही किट्टू को नींद आ गई और किट्टू सो गई। तभी रुद्र ने किट्टू के बालों को किस किया और फिर थोड़ी देर में रुद्र भी नींद की आगोश में चला गया। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। इधर अवनी का कमरा था। नील सोफे पर बैठा हुआ था और अवनी नील के सामने टेबल पर बैठी थी। नील बड़े ही प्यार से अपने हाथों से अवनी को राइस खिला रहा था। तो अवनी ने कहा कि बस बस नील, अब और नहीं खा पाऊंगी मैं। तो नील ने एक चम्मच बढ़ाते हुए कहा कि ये लास्ट है, प्लीज खा लो ना इसे। तो अवनी ने कहा कि नील, आपने इतना सारा हमें खिला दिया है कि आप सच में हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे। तो नील ने भी जबरदस्ती करते हुए कहा कि बस बस ये लास्ट है अवनी, प्लीज इसको खा लो और इसके बाद मैं नहीं कहूँगा। तो अवनी ने कहा कि तो ठीक है, इसे आप खा लीजिए। तो नील ने कहा कि तुम खिला दो। तो अवनी उठकर नील की गोद में बैठ गई और अपने हाथों से अभी नील को राइस खिलाने लगी। तो नील ने एक चम्मच राइस खाता है और फिर वो अवनी को किस कर देता है। तभी थोड़ी देर के बाद अवनी ने कहा कि नील, अब आप जाइए यहाँ से, मुझे ना अपने कपड़े अरेंज करने हैं। तो नील ने कहा कि चलो मैं भी करवा देता हूँ साथ में तुम्हारे कपड़े अरेंज, और हाँ जल्दी से हो भी जाएंगे। तो अवनी ने कहा कि नहीं नहीं, आप रहने दो, आप कुछ भी कर लो मगर मेरे कपड़े अरेंज मत करो, उल्टे सीधे सवाल पूछोगे आप फिर। नील ने हंसते हुए अवनी के गालों को किस करते हुए कहा कि अब नहीं करूँगा, चलो करा देता हूँ। शादी के बाद भी तो तुम मुझे नौकर बनाकर ही रखोगी ना, तो अभी से ही सब कुछ सिखा दो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अवनी ने अभी हंसते हुए कहा कि नील, आप भी ना, आपको ऐसा लगता है। तो अवनी ने अभी अपना सिर नील के कंधे पर रखते हुए उसकी उंगलियों के साथ खेलते हुए कहा कि आप मुझे कंफर्ट जोन में रखोगे ना, तो मैं भी तो आपको अपना प्रिंस बनाकर रखूंगी ना, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं। तो नील के चेहरे पर भी अभी एक स्माइल आ गई थी। नील ने अवनी के गर्दन पर किस करते हुए कहा कि अवनी, चलो कपड़े कल अरेंज कर लेंगे, चलो अभी थोड़ा सा कुछ कंटिन्यू करते हैं। तो अभी अवनी नील की गोद से उठ गई और अपने दोनों हाथों से नील को एक हाथ पकड़कर बोली, चलो अब कपड़े अरेंज करवाओ, समझे, कुछ नहीं करना हमें। तो दादी अभी किचन में पानी लेने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि सारा किचन अभी बिखरा हुआ है। तो दादी समझ गई कि हो ना हो कि नील, निहाल और रुद्र यहाँ पर जरूर आए हैं। तभी दादी ने जाकर नील के कमरे में देखा तो नील अवनी के साथ कपड़े अरेंज करा रहा था। और दादी ने अभी किट्टू के कमरे में जाकर देखा रुद्र किट्टू को अपने ऊपर लिटा कर सुला रहा था। तो दादी ने अभी नव्या के कमरे में जाकर देखा तो वहाँ पर दिशा अकेली सो रही थी। शुभ के कमरे में जाकर देखा तो नव्या, निहाल और शुभ तीनों ही आपस में बातें कर रहे थे। तभी दादी ने मन ही मन कहा कि हे भगवान, मेरे बच्चों को ऐसे ही सुकून से रखना, मैं तो बस यही चाहती हूँ किसी की बुरी नज़र मेरे बच्चों को ना लगे। नील ने अभी अवनी के सारे कपड़े अच्छे से अरेंज करवा दिए थे। तो अवनी ने कहा कि काफ़ी रात हो गई है नील, अब आप चले जाइए। तो नील ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा कि अब तो बहुत ज़्यादा रात हो गई है और मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गया हूँ, अब मैं कहीं भी नहीं जा रहा, समझी, सुबह जाऊँगा जहाँ जाना होगा। तो अवनी ने अपने हाथ बांध कर कहा, तो आप सोएंगे कहाँ पर, यहाँ पर तो एक ही बेड है। तो नील ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही सोफे पर। तो अवनी ने कहा ये सोफ़ा कुछ छोटा नहीं है आपकी हाइट के हिसाब से। तो नील ने कहा कि हाँ छोटा तो है पर मैं मैनेज कर लूँगा, तुम परेशान मत हो, मैं सो जाऊँगा। तो अवनी ने अभी हाथ बांध कर बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ज़्यादा शरीफ मत बनिए, समझे, चुपचाप से आकर यहीं पर सो जाइए बेड पर मेरे साथ। नील ने अभी ये सुनते ही एक सेकंड भी नहीं गवाया और अवनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर उसे बाहों में भरकर कहा कि मैं तो शरीफ बनना ही नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस अब ऐसा ही रहना चाहता हूँ, मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम मुझे ऑफ़र करो और मैं जाकर जल्दी से बेड पर लेट जाऊँ। तो अवनी ने अभी हंसते हुए नील के सीने पर मारते हुए कहा कि नील, आप भी ना बहुत ज़्यादा शैतान हो गए हैं। तो नील ने अभी एक सेकेंड अवनी को अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर लेकर आ गया। तो अवनी ने अभी नील के कंधे पर अपना सिर रख लिया और दोनों ही एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही नींद के आगोश में चले जाते हैं।
इधर अभी सुबह का वक्त हो चुका था। तीनों दादी के उठने से पहले ही प्रताप हाउस से निकल जाना चाहते थे, मगर तीनों अभी सुबह सुबह चुपचाप से गेट तक ही जा पाए थे कि तभी दादी ने उन्हें पीछे से आवाज देकर कहा कि अब आ गए हैं तो फिर तीनों ही नाश्ता भी करके जाइए, ऐसे क्यों जा रहे हैं आप तीनों ही। तभी तीनों एकदम से पलट गए और नजरें नीचे करके खड़े हो गए। तो दादी ने अभी थोड़ा सा सख्ती से कहा, इतनी शर्म नहीं करते हो तुम तीनों जितनी मेरे सामने दिखाते हो, समझे। तो तीनों को एकदम से हंसी आ रही थी, पर वो तीनों ही हंस नहीं रहे थे। तीनों ही चुपचाप से नजरें झुकाए नीचे खड़े थे और कुछ भी नहीं कह रहे थे। अगर कोई कुछ कहता तो अभी फोड़ा जाता, इसीलिए सब डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ता कर रहे थे। तभी रामू ने आकर दादी से कहा कि मालकिन, दो नौकर को छुट्टी चाहिए, दे दूं क्या। तो दादी ने कहा कि हाँ हाँ दे दो, जिन जिन को छुट्टी चाहिए। मेरे सामने तो पहले ही 3 नौकर बैठे हुए हैं ना, तो एक रसोई संभालेगा और एक कपड़े धोएगा और हाँ एक बच्चों को संभाल लेगा। तो दादी ने अभी रामू काका को देखकर ये सब कहा ही था कि रामू, तुम्हें पता है ना कि कल रात 3 नए नौकर आए हैं घर में। रुद्र, नील और निहाल एकदम से खड़े हो जाते हैं और कहने लगे, दादी नाश्ता कर लिया हमने, अब हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये सुनते ही शुभ, नव्या और किट्टू अपनी काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं और थोड़ी थोड़ी हंसी कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हो नहीं रही थी। सब एकदम से चुपचाप गर्दन नीचे करके हंस रहे थे। तो दादी ने अभी थोड़ा गुस्से में देखकर कहा कि कोई लेट नहीं हो रहा है, बैठो ना बैठो, आराम से खाना खाकर जाओ। तीनों फिर से चुपचाप से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी वहां पर दादाजी भी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। तो दादी ने भी दादाजी को देखकर कहा कि संजय के पिताजी, मैं सोच रही हूँ कि अवनी के पेरेंट्स से नीलकंठ के रिश्ते की बात कर ली जाए। तो ये सुनकर अभी अवनी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। अवनी ने गुस्से में कहा कि दादी जी, मैं किसी नीलकंठ से शादी नहीं करूंगी, प्लीज़ मुझे नहीं करनी नीलकंठ से शादी। मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया है, फिर भी आप मेरी शादी अभी किसी नीलकंठ से कराना चाहती हो। ऐसा कैसे कर सकती हो आप दादी, प्लीज़ आप कुछ तो रहम खाओ मेरे ऊपर। अगले ही पल अवनी की आंखों में आंसू आ गए और वो डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। तो अवनी के जाते ही अभी सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। दादी ने नील को इशारा किया और फिर नील अवनी के कमरे में चला गया। तो अवनी अभी बेड पर पेट के बल लेटकर रो रही थी और नील उसे गेट से खड़ा होकर देख रहा था। तो नील ने कहा कि क्या हुआ अवनी, तुम ऐसे रो क्यों रही हो, क्या हुआ, दादी ने कुछ गलत कह दिया क्या। नील की बात पर अवनी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि नील कैसे उसे किसी और का होता देख सकता है। उसने अपने पास पड़े हुए टेडी बियर को उठाकर नील की तरफ देखते हुए कहा कि आपको नहीं पता मुझे क्यों रोना आ रहा है और मैं क्यों रो रही हूँ। दादी, मेरी शादी अभी किसी नीलकंठ से कराने के लिए तैयार बैठी हैं और आप हो कि आप हमसे पूछ रहे हो। आपको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, उल्टा आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो अवनी अभी बेड से खड़ी हो गई और उसने नील को पॉइंट करते हुए कहा कि अगर अगर कोई भी नीलकंठ मेरी तरफ मेरे लिए बारात लेकर आया न, तो भगवान कसम चिंता नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जान से ही मार दूंगी। अगर मुझसे शादी करने के लिए कोई भी नीलकंठ और वीलकंठ आया तो समझे आप, मैं बस आपसे शादी करूंगी और किसी से नहीं। इतना कहकर अवनी फिर से रोने लगी, लेकिन नील के चेहरे पर अभी एक काफ़ी अच्छी मुस्कान के साथ सुकून आ गया था। उसकी अवनी उससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी। तभी नील ने अवनी को धीरे से अपने गले लगाकर उसका सिर सहलाते हुए कहा कि चुप हो जाओ अवनी प्लीज़। अवनी ने भी अभी नील को कसकर गले लगाया हुआ था और सुबकते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ नील, मैं आपके अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगी। आप प्लीज़ दादी को समझा दो, अगर मुझे शादी करनी है तो सिर्फ आपसे, वरना किसी से भी नहीं। तो नील ने अभी अवनी के बालों में अपना हाथ फेरते हुए कहा कि अच्छा ये बताओ कि मेरा पूरा नाम क्या है। तो अवनी ने अभी फिर से गुस्से में कहा कि आपका पूरा नाम कुछ भी हो, हमें आपके नाम से कोई भी मतलब नहीं है। मैं उस नीलकंठ से शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। अगले ही पल अवनी को समझ आ गया था कि नील का पूरा नाम नीलकंठ है। अवनी नील से थोड़ा सा दूर हुई और उसने हैरानी से अपने हाथों को अपने मुंह पर रखते हुए कहा कि मतलब दादी मेरी और आपकी शादी की बात कर रही थी। ओह नो, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तभी नील ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए उसे इशारे से कहा कि हाँ, हम दोनों की शादी की बात। तभी अवनी तो खुशी के मारे कमरे में उछल पड़ी
और इधर उधर घूमने लगी। अपनी खुशी के मारे डांस करने लगी। अवनी ने एक्साइटमेंट होकर कहा कि नील, मतलब आप मेरे लिए बारात लेकर आएंगे? वाह, कितना अच्छा होगा, हमारी शादी होगी। नील, सच में हमारी शादी होने वाली है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। दादी हमारी शादी की बात कर रही है? यस 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 यस। आज तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तभी अगले ही पल अवनी ने नील को गले लगा लिया और नील ने अवनी की कमर को रब करते हुए कहा कि बस बस बस, मेरी टी शर्ट से अब नूसी मत लगा देना तुम। तो अवनी ने अपनी नाक नील की टी शर्ट में रगड़ते हुए कहा कि लगाऊंगी लगाऊंगी, बहुत बार लगाऊंगी, रोकना है तो रोक लीजिए। अब तो ये टी शर्ट भी मेरी है और ये टी शर्ट वाला भी मेरा है, समझे आप? तो नील ने कहा कि हाँ हाँ, अब तो तुम जो भी चाहती हो वही होगा। नील ने कहा कि अच्छा चोरनी, ये बताओ कि तुमने मेरी कितनी टी शर्ट चुराई है? तो अवनी ने नील के सीने पर उंगली चलाते हुए कहा कि 14। और परफ्यूम? नील ने अवनी का चेहरा थोड़ा सा ऊपर करते हुए पूछा। तो अवनी ने शर्माते हुए कहा कि 4। तो नील ने कहा कि क्या क्या चुराया है तुमने मेरा, बोलो मेरी चोरनी। तो अवनी ने अभी नील से अपनी नजरें चुराते हुए कहा कि एक घड़ी और एक वॉयलेट और शूज और एक शर्ट भी। तो नील ने अभी थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि मेरे 4 इनर बियर भी तो गायब है, वो भी तुमने ही चुराए हैं क्या? तो अवनी ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि नील आप भी ना। तो नील ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि मेरे पास वैसे ही गिने ही चुने कपड़े होते हैं, उसमें से भी आधे तुम ही चुरा लेती हो, तो मैं क्या पहनूंगा? तो नील ने अभी अवनी के माथे को थोड़ा सा हल्की किस करते हुए खुश होकर कहा कि, तो अवनी ने खुशी के मारे अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा कि इतनी सारी खुशी तो आज पहली बार ही मिली है। तो अवनी नील अभी बाहर आ गए थे डाइनिंग टेबल पर। तो अवनी अभी सबको चोर नजरों से देख रही थी, क्योंकि अभी अभी अवनी का सबके सामने पोपट बना था। तो दादी ने अभी दादाजी की तरफ देखकर कहा कि अवनी, इतना ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है तुझे, तो शादी के बाद तो रोज़ ही ऐसे पोपट बनता है ना संजय के पिताजी। तो दादाजी अभी दादी को देखकर थोड़ा सा हंसने लगते हैं। तो निहाल ने भी हंसते हुए धीरे से कहा कि दादी, तो दादाजी को भी तो नहीं छोड़ती होंगी आप? तो नाश्ता करने के बाद रुद्र ने भी नील की तरफ देखा और नील ने कहा कि दादाजी और दादी, मुझे और रुद्र को आपसे कुछ बात करनी है। चारों भी दादाजी के कमरे में चले गए थे और फिर रुद्र ने कहा कि दादी और दादा, दिशा आज से यहीं पर रहेगी हमारे साथ, वो अनाथ आश्रम में नहीं जाएगी। रुद्र ने भी दादाजी को सारी बातें बता दी थी। तो दादी ने कहा कि हे भगवान, इस बच्ची के साथ इतना सब कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। दादी जी ने कहा कि तुम बेफिक्र रहो बेटा, दिशा आज से हमारे घर पर ही रहेगी और हाँ, हमारी अमानत बनकर रहेगी ये। रुद्र अपने कमरे से बाहर जा रहा था कि वो वापस से आकर दादा और दादी की तरफ देखकर बोलता है कि दादी, मैं चाहता हूँ कि शुभ की शादी अब दिशा से हो जाए। इतना कहकर रुद्र और नील दोनों ही कमरे से बाहर निकल आए। लेकिन यह बात शुभ ने सुन ली थी जब रुद्र दादी और दादाजी से ये बोल रहा था। ये बात सुनकर शुभ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था रुद्र पर। तभी शुभ ने मन ही मन कहा कि मैं इस लड़की से कभी भी शादी नहीं करूंगा। भाई, मेरा कोई स्टैंडर्ड है भी या नहीं? मैं दिशा जैसी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? ना उसका कोई स्टैंडर्ड है, ना ही कुछ अता पता। मैं इस लड़की से कभी भी शादी नहीं करूंगा। शुभ गुस्से से अपना लैपटॉप लेकर हॉल में घूम रहा था कि तभी दिशा चाय लेकर दादी के रूम में जा रही थी। शुभ थोड़ा सा पलटा तो दिशा से टकरा गया, जिसकी वजह से सारी की सारी चाय अभी दिशा के हाथ पर गिर गई और दिशा का हाथ जल गया। ये देखकर शुभ का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया और उसने चिल्लाते हुए दिशा से कहा, दिखाई कम देता है क्या? अंधी हो गई हो क्या जो तुम्हें दिखाई नहीं देता? शुभ ने इतना चिल्लाने से अभी दिशा तो जैसे सहम सी गई थी। उसके मुंह से अभी कुछ निकल ही नहीं रहा था, ऊपर से उसका हाथ भी जल गया था। लेकिन उसने अपने जले हुए हाथ पर ध्यान नहीं दिया और शुभ ने अपनी आंखें दिखाते हुए गुस्से से कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा लैपटॉप खराब हो गया ना? पता भी है कि कितना ज़्यादा कीमती है और इसकी वैल्यू क्या है? तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो कभी देखा भी नहीं होगा। सारी जिंदगी भी कमाओगी ना, तब भी मुझे जैसा लैपटॉप नहीं देख पाओगी। मुझे तो समझ नहीं आता कि यहाँ पर रहती ही क्यों हो तुम, चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? कल तो कह रही थी ना कि निहाल भैया से कि मुझे छोड़कर आ जाओ, तो चली जाती ना, रुक क्यों गई तुम यहाँ पर? दिशा तो बस अभी सहमी हुई डरी हुई नजरें झुकाए वहां पर खड़ी थी। दिशा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
शुभ ने गुस्सा करते हुए आगे कहा कि पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं उठकर और अच्छी खासी घर में रहने के लिए पागल हो जाते हैं। दादी भी ना घर को अनाथ आश्रम बनाकर रख देती हैं। तभी शुभ के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा। थप्पड़ दादी ने मारा था, जिसे देखकर दिशा के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। दादी ने गुस्सा करते हुए कहा कि तेरे तीनों भाई कल पीटे हैं ना, तभी भी तुझे वहीं पर गलती का एहसास नहीं हुआ था। क्या हो गया है तुझे? एक लैपटॉप की ही तो बात थी ना, खरीद लियो बाद में। उसके लिए इस बच्ची पर इतना ज़्यादा चिल्लाएगा तू? अगर तेरे दादाजी को बता दूंगी ना तो यहीं पर खड़ा खड़ा तुझे ज़मीन में ही काट देंगे, समझा? शुभ ने अभी एक नज़र दिशा को गुस्से से देखा और फिर वो गुस्से से वहाँ से चला गया। तो दादी ने दिशा के सर पर अपना हाथ फेरा और कहा कि बेटा, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। दिशा ने अपना जला हुआ हाथ चुनरी में छुपा लिया और कहने लगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे वापस भेज दीजिए, आप अनाथ आश्रम में, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, प्लीज़ मुझे भेज दीजिए दादी जी। दादी ने कहा कि दिशा, तुम आज से यहीं पर रहोगी और अपनी पढ़ाई पूरी करोगी। और हाँ, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, अब जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो। शुभ दादी और दिशा की बातें सुन रहा था तो शुभ ने कहा कि तुम्हें जाना है ना, तो मैं तुम्हें खुद ही छोड़कर आऊँगा तुम्हारे अनाथ आश्रम में। तुम्हारी वजह से दादी ने मुझे आज चांटा मार दिया है। तुम्हें तो मैं यहाँ पर अब बिल्कुल भी रहने नहीं दूंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम यहाँ से जाओगी तो जाओगी, ये मेरा खुद से वादा है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी में ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है और इस कहानी में अब कौन सा ट्विस्ट आने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।